हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर कराएंगे हम करंट अफेयर के MCQ। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री साइंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद इंडिया। देखो दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली किस कंट्री के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इनको तो आप जानते होंगे, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर मैम, जिनका नाम है वी कैन से निर्मला सीतारमन मैम। क्लियर? अभी ये कहाँ गए हैं? ये गए हैं समरखंड में। कहाँ पर? समरखंड। और ये कहाँ पर है? यह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। सर ये क्यों गए यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर मीटिंग चल रही है बोर्ड ऑफ गवर्नर की। बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग थी। किसकी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग थी। और इसी के साथ, मीटिंग के साथ, इन्होंने इंडिविजुअल मीटिंग भी करी उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ इंडिविजुअल मीटिंग भी करी। अब उस मीटिंग में उज्बेकिस्तान और इंडिया ने एक टीटी साइन करी, जिसको बोलते हैं हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी। अब क्वेश्चन बनता है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी होता क्या है। तो देखो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हो कि एक दूसरी कंट्रियां अपना ट्रेड रिलेशन कैसे बढ़ाती हैं। अपना ट्रेड रिलेशन कैसे बढ़ाती हैं? देखो, एक तरीका होता है कि जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, दैट एनहांस द इन्वेस्टमेंट, दैट एनहांस द ट्रेड बिटवीन बोथ कंट्री। और दूसरा तरीका है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्री, वो एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर? जैसे उज्बेकिस्तान में जो इन्वेस्टर होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे कहां पर? इंडिया में। और जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे वो कहां इन्वेस्ट करेंगे? उज्बेकिस्तान में। बट ये क्वेश्चन बनता है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया का इन्वेस्टर उज्बेकिस्तान में जाएगा तो उसके संग डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर नहीं होना चाहिए। मींस डोमेस्टिक कंपनी और उसकी कंपनी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही जब उज्बेकिस्तान की कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में आता है, इन्वेस्ट करता है, अपनी कंपनी सेटअप करता है, तो उसका भी क्या है? भेदभाव नहीं होना चाहिए डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया की है और उसकी कंपनी में। अब इसको देखते हुए वी कैन से, इसको देखते हुए क्या करती हैं दो कंट्रियां? एक टीटी साइन कर लेती है, जिसको बोलते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी। अब इसका मेन मोटिव क्या होता है? तो सबसे पहला इसका मेन मोटिव होता है कि एनहांस इन्वेस्टमेंट इन बोथ कंट्री, दोनों कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। क्लियर? और क्या करना? प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट अदर कंट्री, अदर कंट्री इन्वेस्टर। जो दूसरी कंट्री से इन्वेस्टर जाएगा तो उसको प्रोटेक्शन देगी वो कंट्री। जैसे हमारे इंडिया का इन्वेस्टर उज्बेकिस्तान में इन्वेस्ट करने गया तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द उज्बेकिस्तान कंट्री टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर। एज वेल एज इंडिया को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जब उज्बेकिस्तान का इन्वेस्टर इंडिया आएगा और इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द उज्बेकिस्तान इन्वेस्टर। तो आप समझ रहे होंगे कि इस टीटी का मतलब क्या है। क्लियर? अगर मानिए, अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है और अगर उस कंपनी को लगता है कि हाँ मेरे संग डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर हो रहा है यहां पर, तो क्या है कि दोनों कंट्रियां एक वी कैन से फोरम बनाएंगी। किस लिए? फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन,
फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट फॉर आर्बिट्रेशन। क्लियर? अगर किसी भी कंट्री के इन्वेस्टर को लगता है कि उसके संग डिस्क्रिमिनेशनरी बिहेवियर हो रहा है तो उसके लिए एक फोरम बनाई जाएगी और वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए होगी। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे ये साइन किया है उज्बेकिस्तान ने इंडिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी रिसेंटली, और इसका मेन मोटिव क्या होता है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो टीटी होती है इसका मेन मोटिव क्या होता है। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री कंडक्ट एयर अटैक ऑन हजबुल्ला लीडर सैयद हसन नसरुल्ला इन बेरत। देखो बेरत में आप जानते हो क्या हुआ है दोस्तों कि इसराइल कंट्री ने अभी एयर स्ट्राइक कर दिया है। कहां पर? लेबनान कंट्री पर। कहां पर? लेबनान कंट्री पर। और वहां पर हजबुल्ला जी के जो लीडर थे जो कि सैयद हसन नसरुल्ला, ये डेथ हो गई है इनकी। क्या हो गई है? जो लीडर हैं हजबुल्ला के और उनकी डेथ हो गई है। और जैसे कि आप जानते हो कि ईरान जो है वो सपोर्टर है किसका? हजबुल्ला का। क्लियर? और इसराइल जिसने एयर स्ट्राइक की है ये किसके पास किसका सपोर्ट है? यूएसए का। और यूएसए ने इस चीज का क्या बोला है? एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इसराइल ने किया है इट इज अ मेजर ऑफ जस्टिस। क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ जस्टिस। देख रहे हो आप क्या बोला है? यूएसए सपोर्ट ही नहीं कर रही। यूएसए कह रही है, इसराइल जानते हैं कि इसराइल बहुत अच्छी कंट्री है यूएसए की, तो बोल रही है कि जो एयर स्ट्राइक किया है इसराइल ने इट इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ जस्टिस। क्लियर? अब क्या हुआ है दोस्तों, मैंने आपको कुछ टाइम पहले डिटेल करंट अफेयर में बताया था, एक ऑपरेशन बताया था मैंने, एक गाइडलाइन बताई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी लेबनान कंट्री में इंडियन सिटीजन रह रहे हैं उनको एक गाइडलाइन दी, रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी कंट्री वापस आ जाइए। क्यों आ जाइए? क्योंकि क्या है कि लेबनान और इसराइल कंट्री का वार स्टार्ट हो गया है। और आप जानते हो कि जो हजबुल्ला का लीडर जो फाइनल लीडर है, जो मेन लीडर है, वो डेथ हुई है उसकी, तो डेफिनेटली रिटेलिएशन कुछ ना कुछ करेगी लेबनान। क्लियर? तो दोस्तों इसराइल में भी अटैक हुआ, तो इंडिया ने अभी 2 दिन पहले गाइडलाइन निकाली थी कि जितने भी इंडियन, अभी माना जाता है कि 3000 इंडियन अभी लेबनान में रह रहे हैं और इनसे बोला गया कि आप वापस आ जाइए अपनी कंट्री, आपको लेबनान में नहीं रहना है, वो आपके लिए अब सेफ नहीं रही है, आप वापस अपने इंडिया आ जाइए और वहां रहने की जरूरत नहीं है। ये गाइडलाइन निकाली। और 2006 में एक इंडिया ने ऑपरेशन भी निकाला था, ऑपरेशन नाम से सुकून। ऑपरेशन सुकून एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था 2006 में, जब लेबनान में वार चल रहा था। तब हम 12,000 कितने 12,000 इंडियनों को लेबनान से लाए थे। कितने इंडियनों को? 12,000। क्लियर? और अभी लेबनान में हमारे इंडियन हैं कितने? 3,000 नियरली। क्लियर? तो ये गाइडलाइन दी है, याद रखोगे। इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया, जो हजबुल्ला के मेन लीडर थे वो डेथ हो गई है इस एयर स्ट्राइक के कारण। और मैंने आपको यही बताया कि 2 दिन पहले इंडिया ने गाइडलाइन भी निकाली थी जिसमें बोला गया था कि जितने भी इंडियन लेबनान में रह रहे हैं वो वापस आ जाए। तो किसने एयर स्ट्राइक करी है? इसराइल ने। क्लियर? याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज चूजन सिंगूरी इसीबा एज न्यू पीएम। तो देख पा रहे होंगे हमारा दोस्त जिसको बोलेंगे फ्रेंड कंट्री, जापान कंट्री के नए पीएम बनने वाले हैं जिनका नाम है शिगुरु इसीबा। शिगुरु इसीबा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप ये बता दीजिए कि अभी राइट नाउ पीएम कौन है? जापान के पीएम कौन है? तो देखो पीएम है फूमियो किसीडा। याद रखोगे, फूमियो किसीडा ये नाम है जो अभी जापान के अभी इनकम्बेंट पीएम है। और नए पीएम बनने वाले हैं, डिसाइड हो गया है, जिनका नाम है शिगुरु इसीबा। शिगुरु इसीबा। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है जस्टिस KR श्रीराम हैज बिकम न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। देखो नए चीफ जस्टिस बन गए हैं और ये पूछ रहा है कि KR श्रीराम जो कि जस्टिस है, ये नए चीफ जस्टिस किस हाई कोर्ट के बने हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्यों है इसको हम जानेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बने हैं दोस्तों तमिलनाडु, वी कैन से मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर चीफ जस्टिस तो चेंज होते रहते हैं हाई कोर्ट के, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो KR श्रीराम है ये तमिल बोल सकते हैं, ये तमिल स्पीकिंग चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस है। तो सर ये ऐसा नया क्या है, इसमें नया क्या है, ये तो कुछ हो सकता है, पर ये नया इसलिए है क्योंकि ये 43 ईयर बाद ऐसा हुआ है। आफ्टर 43 ईयर बाद कि कोई तमिल स्पीकिंग चीफ जस्टिस बना है मद्रास हाई कोर्ट का। क्लियर, समझ गए। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्ट ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024। देखो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 कब हुई और कहां पर हुई। क्लियर, तो ये हुई थी 25 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। क्लियर, और ये हुई दोस्तों यूएई में। यूएई में कहां पर, अबू धाबी, जो कि यूएई की कैपिटल है। अबू धाबी में ये समिट हुई। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि इस समिट का मेन एम क्या है। तो इसका एम है जो भी पीपल इन्वॉल्व इन एरोस्पेस, वी कैन से मीट together at one place and discuss on sustainability, क्लियर, और इनोवेशन, इस पर डिस्कस करने के लिए। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। और इसी के साथ अब क्वेश्चन बनता है कि इसी के साथ और क्या डिस्कस किया गया। तो इसके साथ डिस्कस किया गया कि न्यू टेक्नोलॉजी, किस पर, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना। अब वो कौन कौन सी हैं, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट है हाइड्रोजन पावर एयरक्राफ्ट एंड इलेक्ट्रिक प्रपल्सन। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइड्रोजन पावर एयरक्राफ्ट एंड वी कैन से इलेक्ट्रिक प्रपल्सन। ये नई टेक्नोलॉजी का यूज करना इसका मेन मोटिव है। तो आप समझ गए होंगे ये समिट का एम क्या था, और जितने भी जो पीपल कनेक्टेड है, इन्वॉल्व हैं एरोस्पेस से, उनको एक प्लेस पर मिलाना और डिस्कस करना ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन इन एरोस्पेस, और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट, और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक प्रपल्सन का यूज करना। क्लियर, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च प्रोग्राम कॉल्ड दर्शनी। देखो दोस्तों ये पूछ रहा है कि दर्शनी प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों ये स्टार्ट किया है, दर्शनी का नाम है तेलंगाना दर्शनी। अब सबसे पहले तेलंगाना नाम आ गया तो तेलंगाना स्टार्ट किया है प्रोग्राम। और आप तेलंगाना के सीएम बता देता हूं कि सीएम है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी है तेलंगाना के सीएम। क्लियर, अब क्वेश्चन बनता है कि इसका मेन एम क्या है। जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है तेलंगाना ने,
तेलंगाना दर्शनी, इसका मेन नोम क्या है? तो देखो आप जानते हो कि तेलंगाना के स्टूडेंट है, जो तेलंगाना स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी नॉलेज को एनहांस करें, एनहांस नॉलेज आउटसाइड स्कूल, स्कूल से बाहर रहकर भी अपनी नॉलेज का एनहांस करें, ये इसका मेन एम है। अब किस चीज की नॉलेज सर जी, ये भी तो बताइए। तो देखो नॉलेज रिलेटेड टू, नॉलेज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ स्टेट, आर्कियोलॉजिकल साइट, वी कैन से साइंटिफिक नॉलेज, ये सारी नॉलेज क्लियर। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि जो तेलंगाना दक्षिणी है वो तेलंगाना स्टेट ने स्टार्ट किया है, क्लियर। और रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च डस्ट फ्री ड्राइव। देखो डस्ट फ्री ड्राइव किसने स्टार्ट किया है? इनको तो आप जानते होंगे, ये है वीके सक्सेना। कौन है? वीके सक्सेना। और ये है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं डस्ट फ्री प्रोग्राम। इसका जो मेन मोटिव है कॉम्बेटिंग एयर पॉल्यूशन। जैसे जो भी बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता होगा या दिल्ली में तैयारी कर रहा होगा आईएएस की, तो वो जानता होगा कि दिल्ली में जब विंटर स्टार्ट होता है तो क्या बुरी हालत हो जाती है। इवन विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है सिर्फ ओनली पॉल्यूशन के कारण। और इसका मेन फैक्टर क्या है? मेन फैक्टर है स्टब बर्निंग। स्टब बर्निंग। और स्टब बर्निंग कैसी? जो कि किसान जलाते हैं, खेती जलाते हैं, तो उससे जो पॉल्यूशन होता है पंजाब और हरियाणा में जो होता है वो मोस्टली दिल्ली में आता है पॉल्यूशन। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट आई थी। और इस रिपोर्ट में अभी लेटेस्ट आई है, मैं बता रहा हूं। और इसमें बोला गया कि 11% मोर स्टव बर्निंग हुई है इस बार इन पंजाब एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर से 11 गुना ज्यादा स्टब बर्निंग हुई है पंजाब के अंदर। तो डेफिनेटली पॉल्यूशन तो आने वाला है कहां पर? दिल्ली में। तो इसके लिए कई सारे ड्राइव चल रहे हैं जिसको बोलते हैं डस्ट फ्री ड्राइव, जो कि वीके सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली है, उन्होंने स्टार्ट किया है। तो आप याद रखना, क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च ऑक्सीजन वर्ड पार्क इन नागपुर। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि जो कि हाईवे बन रहे हैं आजकल हमारे इंडिया में, हाईवे बड़े अच्छे बनते जा रहे हैं। इवन हाईवे तो छोड़िए, एक्सप्रेस वे बड़े अच्छे बनते जा रहे हैं। और एक्सप्रेस वे बनने के कारण मुझे लगता है इतने ज़बरदस्त एक्सप्रेस बनने हैं, मतलब 140 150 जब आप गाड़ी चलाओगे, मतलब चलाना मत, ये गलत है। एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी आपकी 80% बढ़ सकती है। बट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक बार मैंने ट्राई किया था नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे पर, कि उसमें मैंने 180 170 पे गाड़ी पहुंचा दी थी मेरी कार, और मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था। मीन्स मैंने सिर्फ ओनली 2 या 3 मिनट के लिए पहुंचाई थी, फिर उसके बाद डाउन कर दी थी, क्लियर। बट वो मुझे ठीक है, बट आपको फील ही नहीं होगा, इतना ज़बरदस्त एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं। और ये नितिन गडकरी साहब, आप जानते हो कि अच्छा काम कर रहे हैं नितिन गडकरी साहब ने। अब इन्होंने क्या किया है कि वी कैन से नागपुर
और हैदराबाद जो कि नेशनल हाईवे 44 है, यहां पर एक वी कैन से ऑक्शन वर्ड पार्क बनाना स्टार्ट किया है, ऑक्शन वर्ड पार्क। अब ये क्या है, तो सबसे पहले ऑक्शन क्या है कि जो आप ऑक्शन लेते हो, और वर्ड क्या है, वी कैन से चिड़िया, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम चिड़िया। तो दोस्तों क्या है कि पहले तो ऑक्सीजन ऐसे पार्क बनाए जाएंगे और उनको प्लांट करा पाएगा, जो ट्री ऐसी प्लांट करी जाएगी जो कि ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ती है, वी कैन से ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ती है, ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे। क्लियर। और दूसरी बात, ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे वर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए, मींस वर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए वैसे प्लांट भी लगाए जाएंगे इस पार्क के अंदर। तो इसके पार्क के मल्टीपल यूज हैं और ये नागपुर में लॉन्च किया गया है, नागपुर में बनाया जाएगा। और इसी के साथ नागपुर और हैदराबाद के हाईवे पर कई सारे ऐसे पार्क बनाए जाएंगे और इवन NH4 पर। क्लियर। तो इससे ग्रीनी होगा। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड हार्ट डे 2024। देखो हार्ट आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कई सारे लोगों की डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक आने से कारण हो रही है, हार्ट अटैक। अब इसी चीज को वीकेंड से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हार्ट से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि मृत्यु ना हो और वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाया जाता है और वो मनाया जाता है 29 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर। तो याद रखना वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर। तो इसी के साथ 30 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल न्यू मंथ के साथ 1 अक्टूबर को नए तरीके से और नए थंबनेल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।